सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। भारत अपनी आजादी के 80 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर को पूरे उत्साह और गौरव के साथ मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने लगातार 13वीं बार देशवासियों को संबोधित करते हुए राष्ट्र के नाम संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर देश के हर हिस्से में उत्साह, उमंग और देशभक्ति की तस्वीरें देखने को मिली। कहीं देशभक्ति के गीतों ने वातावरण को भावपूर्ण बनाया है, तो कहीं लोक कलाओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भारत की समृद्ध विरासत की झलक दिखाई। कहीं सुरक्षा बलों की परेड ने वीरता और अनुशासन का संदेश दिया, तो कहीं बच्चों और युवाओं ने अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा से राष्ट्र प्रेम का भाव व्यक्त किया। अगले 1 घंटे में आपको तमाम तस्वीरों को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार फहराया तिरंगा। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगान के साथ गूंजा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्तधारा का किया आह्वान। मैन्युफैक्चरिंग पार्क, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से लेकर रक्षा क्षेत्र तक के जरिए 2047 तक देश को विकसित बनाने का रखा लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए लाल किले से किया बड़ा ऐलान। 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी AI स्किल ट्रेनिंग। डिजिटल नेटवर्क के जरिए युवाओं को फ्री ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। पीएम मोदी ने देश में सिविल डिफेंस के आधुनिक और बड़े नेटवर्क को बनाने की घोषणा की। देश में नक्सलवाद के खात्मे पर कहा, हथियारी नक्सल गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की ताक में, उन्हें पहचानने की है जरूरत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में बलिदान देने वालों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल NS राजा सुब्रमण्यम समेत सैन्य प्रमुख रहे मौजूद। और राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों ने फहराया तिरंगा। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले के तहत विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी मनाया जा रहा है आजादी का पर्व। तो देश भर से आपको दिखाएंगे कि 80वें स्वतंत्रता दिवस में किस तरह से झूम रहा है देश। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। यह पहला अवसर रहा जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देश के संकल्पों, भारत की महान विभूतियों के सपनों और युवाओं की भागीदारी को विकसित भारत के लिए जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को रिफॉर्म की प्रक्रिया को जारी रखना होगा, कार्य की रफ्तार तेज करनी होगी और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो। सभी सरकारें मिलकर काम करें, तभी विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। FTA के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आज
जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। साथियों, सप्तधारा की इन 7 शक्तियां, सप्त शक्तियां, उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। और आइए बताते हैं कि क्या है शक्ति की सप्तधारा। पहली है मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब कि कम लागत, ज्यादा प्रतिस्पर्धा, बेहतर गुणवत्ता और वैश्विक पहचान को लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए, ग्लोबल सप्लाई हब बने भारत। दूसरी सप्तधारा में दूसरा है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। इसमें कृषि उत्पादों की बढ़ोतरी का संकल्प है, वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प है इस सप्तधारा के साथ ही। तीसरी प्रौद्योगिकी और नवाचार है, डिजिटल पर विशेष जोर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना, संचार तकनीक पर फोकस, डिजिटल और संचार तकनीक का विकास करना। चौथी गति शक्ति है देश में तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी का विस्तार करना। पांचवी है रक्षा, ड्रोन और सुपरसोनिक तकनीक का विकास, आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। और सप्तधारा में छठी है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण अनुकूल हरित अर्थव्यवस्था, जलीय संसाधनों, ब्लू इकोनॉमी का सही से इस्तेमाल करना। और सातवीं है सॉफ्ट पावर, यानी योग, आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाना, समग्र स्वास्थ्य, पर्यटन पर फोकस, सांस्कृतिक संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाना। तो शक्ति की सप्तधारा का संकल्प प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस संकल्प को देशवासियों को लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने हितों के लिए देश को गुमराह करते हैं। शक्ति की सप्तधारा में सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाना इसमें शामिल है। साथ ही जो शक्ति की सप्तधारा है उसमें शामिल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कम लागत, ज्यादा प्रतिस्पर्धा के साथ मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने का संकल्प है। बेहतर गुणवत्ता और तमाम मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा बढ़े, कृषि उत्पादों की बढ़ोतरी हो, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सप्तधारा में ये तीसरा एक तरह से है। और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में ही वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करना तमाम उत्पादों को। इसी के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में डिजिटल पर सबसे ज्यादा विशेष जोर की बात की प्रधानमंत्री ने। संचार तकनीक पर फोकस कहा है,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की बात की है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने हितों के लिए देश को गुमराह करते हैं, भय भ्रम की स्थिति बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। देश को चिंता में डुबोना उनका काम है। एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने तमाम विषमताओं और चुनौतियों को पीछे छोड़ते बीते दशक में तेज रफ्तार से प्रगति की है। फ्रेजाइल 5 से बाहर आकर देश दुनिया की प्रमुख 5 आर्थिक महाशक्तियों में शामिल हो चुका है। ऐसे में देश को अपने उत्पादों की क्वालिटी बढ़ानी होगी, वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पादन करना होगा और सस्ता उत्पाद तैयार करना होगा। दुनिया के देशों से भारत का FTA करार इस दिशा में एक बड़ा अवसर साबित होगा। आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है। और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है। और इसलिए खास करके मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने जो बड़े ऐलान किए लाल किले की प्राचीर से वो भी आपको बताते हैं। AI कौशल विकास का नए मिशन का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि AI कौशल विकास के एक नए मिशन की शुरुआत होगी। 1 करोड़ युवाओं को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ये कुछ ऐसे युवाओं के संदर्भ में बड़े ऐलान हैं जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किए। परीक्षा तैयारी में फ्री ऑनलाइन कोचिंग से युवाओं को मदद मिलेगी। सिविल डिफेंस को और आधुनिक बनाने का भी ऐलान किया है। आधुनिक ट्रेनिंग से युवाओं की क्षमता बढ़ेगी इस क्षेत्र में। बदलती सुरक्षा चुनौतियों की तैयारी के रूप में सिविल डिफेंस को लेकर किए गए ऐलान को देखा जा रहा है। वहीं खेल प्रतिभाओं की भी तलाश की जाएगी। टैलेंट हंट किया जाएगा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। गांव शहर में टैलेंट हंट होगा। ये
यानी कि 5 से 15 साल के बच्चों पर फोकस रहेगा इस टैलेंट हंट में। खेलों को बढ़ावा देने के लिए इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई ऐसे बड़े ऐलान कर चुके हैं, उसी में यह ऐलान देखा जा रहा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी 7 से 8 नए प्लांट लगाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से की है। 1 से 2 साल में शुरू होंगे ये तमाम प्लांट, जो बड़े एक तरह से पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ा लक्ष्य तय किया है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य भारत ने तय किया है। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है और 6 से 7 साल में 5 नए रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। तो ये कई वो बड़ी घोषणाएं, ऐलान हैं जो प्रधानमंत्री ने आज देश के विकास यानी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करते हुए की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सल के खात्मे पर भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि कभी नक्सल की गोलियां चलती थी जहां, वहां आज विकास हो रहा है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। और प्रधानमंत्री के संबोधन पर और बात करने के लिए डॉक्टर हीरामन तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप प्रोफेसर भारतीय संस्कृति एवं इतिहास जेएनयू से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने इस पूरे 76 मिनट के संबोधन में जिन बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया उस पे तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले वो 5 बड़ी बातें जो आपको लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को, मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के संबोधन में दिखी। तो सबसे पहले तो आपने जो लंबा एक अभी चित्रण दिया है, वो उनके 76 मिनट के जो भाषण है उसको आपने एक बहुत अच्छे ढंग से कुछ मिनटों में जो पिरोया है, उसके 5 स्वरूप देख रहा हूं। एक तो जो लक्ष्य जो है, जैसा कि आपने बताया, ये विकसित भारत का लक्ष्य है। 2047 तक भारत को पूर्णतः विकसित हो जाना चाहिए। उसके लिए जिसको मैं पूरे भाषण को 5 अंगों में अगर बांटता हूं, तो पहला तो यह है कि सुरक्षा और शांति। जो आपने भी अंत में बताया कि जो हथियारी नक्सल हैं उनसे तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन जो दिमागी नक्सल हैं उनके प्रति भी कार्य करना बाकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो देश में शांति रहेगी और व्यवस्था रहेगी तो विकास के कार्य होंगे। तो ये एक पहला है। और उस दिशा में क्या करना चाहिए, जो हमारा यूथ है, जिसके लिए आपने बताया कि 1 करोड़ युवाओं को, युवतियों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी और वो आधुनिकतम AI के माध्यम से मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो आने वाले भविष्य में कल को प्रवेश करने में उनको सहजता हो और साथ ही साथ देश का विकास भी हो। इसीलिए उन्होंने, चाहे वो सेमीकंडक्टर के साथ नए प्लांट लगाने की बात की हो या सागरमाला जिसे पहले कहा जाता था, उन्होंने जो कोस्टल एरिया है वहां पर जो हमारे जो क्षेत्र हैं, चाहे वो मत्स्य पालन को लेकर के हो या तेल के भंडारण को खोजने का हो, ये जो नया अन्वेषण होना है, जिसको इनोवेशन कहा है, तो उन्होंने जो सप्त शक्ति या सप्त धारा की जो बात की है, वो उन्होंने कहा, पहले हमारे देश को सप्त सिंधु कहा जाता था। सप्त सिंधु हमारी सभ्यता का पुराना नाम है हमारे देश का। उसको उन्होंने जोड़ा है सप्त धारा से। और आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टेक्नोलॉजी और जो रक्षा तंत्र है, इन सबके 7 रूपों को, और अंत में जो बताया, जैसे अभी तक सॉफ्ट पावर कहा जाता था, हमारे मसाले, हमारे खाने, हमारे कपड़े, हमारा नृत्य संगीत, उसके आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने स्वयं उसको विकसित भारत से जोड़ करके कैसे कहा है कि योग जो स्वास्थ्य से संबंधित है, साथ ही आयुर्वेद जो स्वास्थ्य से संबंधित है, और उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की कि जो हमारे यहाँ दवाइयां बनती हैं, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने विषय उठाया कि अभी तक भारत को विश्व का एक तरह से बाजार माना जाता था, अब भारत को विश्व के बाजार को ढूंढना होगा। इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा कि जब तक
टेक्नोलॉजी और नवाचार नहीं होगा। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की जो आपने बात बताई कि वो उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी वस्तुएं हैं भारत में बनी हुई, वो विश्व के ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उनसे भी अच्छी हों, तभी आप उनको विक्रय कर पाएंगे। तो ये जो जितना भी उन्होंने 7 बातें कही हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र को हो, नवाचार के क्षेत्र का हो, फूड प्रसंस्करण की जो बात की, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की आपने भी विस्तार से चर्चा की, तो किस प्रकार से हमें कृषि को टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सभी माध्यम से आगे बढ़ाना है, और जो ग्रीन इकोनॉमी जिसको कहते हैं, जिसको ग्रीन को लेकर के, ब्लू को लेकर के जो बात चल रही है, यानी जो उन्होंने बताया कि 80 से 90% का भारत का जो हिस्सा है वो सागर से घिरा हुआ है, तो वहां पे जो कोस्टल इलाके हैं उनको हम किस प्रकार से विकसित करें कि हमारी इकोनॉमी ग्रीन भी हो, पर्यावरण को लक्ष्य में रखते हुए, और उससे विकास भी हो। हमारा जो आवागमन है वो जल के माध्यम से बढ़े, और वो तभी बढ़ेगा जब हम नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए पोर्ट्स विकसित करेंगे, नई नई जो विधाएं हैं समुद्र में, जो और खजाने खोजने की बात है, चाहे वो विशेषतया तेल और गैस की बात है, इस प्रकार से 5-6 रूपों में। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने कही है कि जिस प्रकार से देश आगे प्रगति कर रहा है, जितने भी नए मानक हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन पर यदि कार्य किया जाएगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 2047 में भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे आज ये लगा कि पहली बार 80 वर्षों के बाद वंदे मातरम का पूरी तरह से, पूरे वंदे मातरम को पूर्णतया वहां पर गाया गया। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। और ये सप्त धारा की जो 7 शक्तियां हैं वो एक तरह से बहुत इमोशनल होकर के, लेकिन बिल्कुल प्रोफेसर साहब आप आएंगे उसी पर। मुझे लगता है प्रोफेसर साहब जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं शक्ति की सप्तधारा के संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने तमाम क्षेत्रों का एक तरह से जिक्र किया और उसमें जो चुनौतियां या समाधान के तौर पर किस तरह से आगे बढ़ना है, रोड मैप। लेकिन शक्ति की सप्तधारा का चुनाव, इस संदर्भ का जो चुनाव किया, उसके पीछे की सोच या संकेत जानना चाहेंगे। उसके पीछे का संकोच, जो सोच है, जो विचार है, वो आपकी शक्ति की जो 7 धाराएं इन्होंने गिनाई हैं आज, उनको किसी भी कोण से आप देख लें, वो विकास को, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का विकास हो, नवाचार का विकास हो, कृषि का विकास हो, और शांति को स्थापित करने के लिए जो डिफेंस की बात कही है उन्होंने, चाहे वो ड्रोन हो या मिसाइल की बात कही है, उन्होंने कहा है कि भारत अपनी रक्षा के लिए तो बनाएगा ही, लेकिन जो डिफेंस का बाजार है विश्व का, उसमें हमें प्रवेश करना है। तो उन्होंने जो ग्लोबलाइजेशन की एक परिभाषा जो अभी तक की उन्होंने प्रारंभ किया कि पहले लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, अभी भी लोग बैठ करके एयर कंडीशन कमरों में करते हैं, लेकिन उसको अपसाइड डाउन बिल्कुल पलट करके कहा कि ग्लोबलाइजेशन एक जगह से नहीं प्रसरित होगा, अब ग्लोबलाइजेशन दुनिया के कई भागों से एक दूसरे से संपर्क में आकर के होगा। ये बहुत ही, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताना चाहता था उन्होंने, जो जिस वेदना के साथ कहा है कि हमारे इस देश की 50% जो आबादी है, महिलाएं हैं, उनको मात्र 33% आरक्षण की बात, 50% की आरक्षण यदि हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। हर क्षेत्र में होना चाहिए। 33% आरक्षण देने के लिए इतनी व्यग्रता है प्रधानमंत्री के अंदर कि वो बिल अगर पास हो गया तो महिलाओं ने जो पिछले 10-11 वर्ष में अपना कौशल दिखाया है, चाहे आप स्टूडियो से लेकर के अंतरिक्ष तक जो काम किया है, चाहे वो सेना में हो, चाहे वायुसेना में हो, या किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने जिस प्रकार से अपना भारत का गौरव किया है, यदि 33% अवसर मिले प्रतिभागी होने का, चाहे वो हमारे लोकतंत्र है या न्यायतंत्र है या जो भी तंत्र है हमारे भारत के, उसमें यदि 33% का आरक्षण होता है तो बहुत ही तीव्र गति से भारत का विकास होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी मेरे लिए, क्योंकि उनको सबको पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने विशेषतया लाल किले से कहा कि ये बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए वो व्यग्र भी दिखे। जी हाँ, यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस क्रेडिट को लेना भी चाहती हैं तो वो ले लें,
लेकिन हमें कोई महिलाओं दिक्कत के नहीं है, 33% लेकिन ये आरक्षण होना को चाहिए। आगे बढ़कर मैं इसको तो ये अमल कहता में कि वो लेके कहते आए। कि होना 50% चाहिए, जी। लेकिन एक तरह से दूसरे जेंटली डांट भी रहे हैं कि 33% देने में भी आपको हिचकिचाहट हो रही है। प्रोफेसर साहब, जब 80 साल आजादी के हम मना रहे हैं और विकसित भारत के लक्ष्य को रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला दौर जो है वो एआई का है, डिजिटल क्रांति का दौर है। ऐसे में प्रधानमंत्री का पूरे संबोधन को जब आप देखते हैं तो विरासत और विकास दोनों को साथ लेके चलना, यानी जब वंदे मातरम 150 साल के बाद लाल किले की प्राचीर से पूरा गाया गया, 80 साल बीत गए देश को आजाद हुए, लेकिन आज तक वंदे मातरम संपूर्ण नहीं गाया जा सका इस देश में। ऐसे में बहुत से आलोचक ये भी कहते हैं कि वंदे मातरम पर इतना ध्यान देने की क्यों जरूरत है, क्यों पूरा गाया गया या खंडित गाया गया, तो इस पे इतनी चर्चा का विषय है। आप कैसे देखते हैं, विकास और विरासत को साथ लेके चलना भारत के लिए जरूरी है? आप बिल्कुल ठीक करें तब जी, कि चूंकि विकास और विरासत दोनों जब तक एक तरह से रथ के दो पहियों की तरह नहीं चलेंगे, जैसे दूसरी बात मैं कह रहा था, यदि पुरुष और स्त्री साथ साथ नहीं चलेंगे तो वो विकास जो है वो पूर्णतया संभव नहीं होगा। इसलिए विरासत की जो बात है, अपने अतीत की जो बात है, चूंकि वो दूसरा अंश ये है कि जिस वंदे भारत को लेकर के स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम में छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक इसको गाते गाते, अपने होठों पर गाते गाते अपना बलिदान किया हो, वो कितनी अमूल्य विरासत है। उसी का तो 80वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही थी। स्वतंत्रता मिली है, स्वाधीनता मिली है, और उस स्वाधीनता का मूल्य इतना बड़ा रहा है। लाखों लोग मारे गए, लाखों भारतीय मारे गए, उजड़ गए। जैसे कि कल विभाजन की विभीषिका का जो दिवस मनाया गया, तो उसको यदि विरासत को हम भूल जाते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो जो विकास है वो सर्वोन्मुखी नहीं होगा। इसलिए चाहे वो महिलाओं की भागीदारी है, समान भागीदारी है, चाहे बच्चों को 1 करोड़ बच्चों को मुफ्त में, फ्री में, निःशुल्क एआई की ट्रेनिंग देना, क्योंकि एआई का युग आ गया है। और मुझे लगता है ये भाषण जो है वो युवा केंद्रित था, और जब तक युवा इसमें सम्मिलित नहीं होगा तब तक पूर्ण विकास संभव नहीं लग रहा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि 2047 तक जो भारत के संपूर्ण विकास की जो बात और जो अवधारणा, जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है, विरले ही ऐसे नेता होते हैं जिस प्रकार के सपना देखते हैं और उसको पीछे लगे रहते हैं। इसलिए वो पूरे देश को प्रेरित कर रहे हैं कि आप हमारे सपने को पूरा करिए, हमारा सपना आपका सपना बने, जो अंत में जाकर के भारत का सपना बनेगा। इसीलिए भारत बाजार के बजाय एक दुकान एक तरह से हम बेचना चाहते हैं, लेकिन उस बेचने के लिए, जैसे आपने बोला था कि हमें उसकी जो वैश्विक गुणवत्ता है, उसमें जो ग्लोबल मानक है, उनको उनसे भी अच्छा बनाएंगे, तब आप मार्केट में अपने सामान को बेच पाएंगे। चाहे वो कृषि का उत्पाद हो, चाहे वो सागर का उत्पाद हो, चाहे वो डिफेंस का उत्पाद हो, और जो साथ सेमीकंडक्टर की जो बात की गई है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, कई ऐसे बड़े पहलू हैं जिसको लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। विरासत से मिली पहचान, आजादी से मिला हौसला, नई सोच से बना नया हिंदुस्तान। ये कहानी है गर्व की, मेड इन इंडिया, बाय इंडियंस, फॉर इंडियंस। मिल्टन सेलिब्रेट्स प्राउडली इंडियन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो
एक बार फिर आपसे भी स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन में 2047 के विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्तधारा यानी 7 बड़े संकल्प देश के सामने रखे हैं। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर हीरामन तिवारी, प्रोफेसर भारतीय संस्कृति एवं इतिहास, जेएनयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ शक्तियां हैं, कुछ लोग हैं जो देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। जिक्र उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का भी किया कि इसकी शुरुआत जिस तरह से हुई थी और आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत के सामने बड़ी चुनौती है जिसका समाधान है आत्मनिर्भर होता भारत। अगर इसको और थोड़ा विस्तार से आप आगे ले जाएं, चुनौतियों के लिहाज से भी, और वो कौन सी ताकत है जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं भारत में। तृप्ति जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने इसके पहले जब प्रारंभ किया था कार्यक्रम में सुन रहा था, आपने बताया कि वो संभवतः ये आपने मेंशन किया था कि प्रधानमंत्री एक नया शब्द कॉइन किया है आज, दिमागी नक्सल। और वो उससे जुड़ा हुआ जो कहते कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत में अस्थिरता फैलाना चाहती हैं, भारत के युवा वर्ग को, भारत के समाज को भ्रम के मार्ग पर ले जाना चाहती हैं जैसे तैसे। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो हथियारी नक्सल है, जिनके हाथ में बंदूकें थी, हथियार थे, उनसे मुक्ति वो लगभग आखिरी सांस ले रहा है। लेकिन जो दिमागी नक्सल है, जिनको अभी तक अर्बन नक्सल कहा जाता है, तो बड़ा रोचक सा एक प्रकार से शब्द दिया है, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। और तभी जो है आत्मनिर्भरता आएगी। और वो दूसरा एक और पहलू ये है कि ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत कुछ कर नहीं सकता, हमें दूसरे पर निर्भर रहना होगा, इसलिए वो आत्मनिर्भर भारत का जो पथ है उस पे रोड़े अटका सकते हैं। तो 2 प्रकार की भारत में अस्थिरता, अशांति, और भारत में जो एक प्रकार से जिसे कहते हैं भ्रम फैलाना, आपने बोला, उससे बचने की आवश्यकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की जो ग्लोबलाइजेशन से संबद्ध है, वो ये कहना, उन्होंने ये कहा कि अगर आत्मनिर्भर नहीं होंगे, अगर भ्रम में फंसेंगे, तो 2021 से लेकर के आज तक जो घटनाक्रम हुआ है, यदि कोरोना के बाद भारत इस प्रकार से उससे उभरा है, जिससे लगता है कि अकेला ऐसा देश होगा जिसपे इतनी बड़ी चोट नहीं आई जो बाकी देशों में आई होगी। उन्होंने कहा यदि आत्मनिर्भर होने की हम परंपरा को, कार्यक्रम को, पॉलिसीज को नहीं प्रारंभ करते तो आज कैसी स्थिति होती। इसलिए उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म रूप से उन शक्तियों के, विश्व की उन शक्तियों को एक प्रकार से बताया कि आप उनको देखिए, जो किसी न किसी पर अपनी दबदबा बनाए रखने के लिए उसको एक वेपनाइज किया। उन्होंने कहा है जो साधन है, संसाधन है, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो और दूसरे संसाधन है जिस पे दूसरे देश निर्भर होते हैं, भारत भी कुछ हद तक निर्भर है। इसलिए हमें जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हमारा विकास का जो स्वप्न है वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए चाहे वो सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी और नवाचार हो, इस दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो भारत में ऐसी शक्तियां हैं जिनके निहितार्थ हो सकते हैं, ऐसी कंपनियों से जिनका यहाँ पर बोलबाला हो, जिससे कि हम आलसी बन जाएं, नवाचार में ना आए, ये जो वो सतर्क कर रहे थे हम सबको, पूरे देश को। और वो जो चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान की लड़ाई हो, उसकी तरफ वो एक संकेत कर रहे थे कि आप जल को, भूमि को, हर चीज को वेपनाइज कर रहे हैं अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। लेकिन यदि हम आत्मनिर्भर होंगे तो उस दबदबे से हमें भारत को, भारत की जनता को, भारत की प्रगति को हानि नहीं पहुंचेगी। ये सबसे बड़ा संदेश मुझे लगा कि हमें आत्मनिर्भर होने के लिए जो भी आवश्यक है वो करना पड़ेगा। इसीलिए वो चाहे वो सप्तधारा, जो शक्तियों की सप्तधारा है उसकी बात हो, या जो सप्तधारा में मिले हुए जो उन्होंने सुझाए हैं उनको एक एक करके आगे बढ़ना है। और उस सब के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। इसलिए चाहे वो एआई में बच्चों की ट्रेनिंग हो, चाहे अपने जो हमारे मिसाइल से लेकर के, ड्रोन से लेकर के, हर क्षेत्र में यदि भारत आत्मनिर्भर होगा तो ऐसा समय आएगा 2047 में, जब इस प्रकार के जो वेपनाइजेशन हो रहा है, जो चाहे वो बड़े देश हो या उनके पास कुछ ऐसे अंश हैं जो रुक जाता है। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण उल्लेख किया कि कोरोना तो इतनी बड़ी आपदा थी, लेकिन उसके बाद देखिए ये संघर्ष शुरू है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उससे जो वैश्विक परिस्थितियां, उसमें जो बड़ी चुनौतियां अभी हाल में मध्य एशिया में हुआ है,
उसका कितना बड़ा असर पड़ा है, उससे सतर्क करने के लिए उन्होंने बिल्कुल पूरा जो प्रोफेसर 76 साहब। मिनट का भाषण है वो किया है। जी प्रोफेसर साहब, अंत में, क्योंकि आपका विषय संस्कृति और इतिहास रहा है, प्रधानमंत्री का ये 13वां संबोधन था, प्रधानमंत्री के साफे और पगड़ी की भी बात हो रही है और ये चर्चा का विषय रहता है 15 अगस्त को, और लोगों की उत्सुकता होती है ये देखने की कि प्रधानमंत्री किस रंग के साफे में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से सबके सामने होंगे। इसी के साथ ये भी जानना चाहती हूँ कि 80 साल आजादी को हो गया है, भारतीय संस्कृति और इतिहास के लिहाज से ये 12 साल आप किस तरह से देखते हैं, और 80 साल के इस सफर में भारत क्या पीछे छोड़ आया था संस्कृति और इतिहास के लिहाज से, जिसे अब सहेजा जा रहा है, समेटा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है? आपने एक कठिन प्रश्न किया है, लेकिन 12 वर्ष में इतना कार्य हुआ। जो आपने संस्कृति की बात की, ये बिल्कुल ठीक है कि मुझे लगता है 13 वर्षों में उनके 13 बार साफे बदले होंगे, और वो इस क्षेत्र में जो एक गुणी होगा, आप जैसे लोग बताएंगे ये इस छाप का है, ये इस क्षेत्र का है, ये इस फैब्रिक का है, और उनके हर जो भी उनका परिधान होता है, उनकी वेशभूषा होती है, वो कोई ना कोई संदेश देते हैं। जैसे कि पहले प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है, जो विश्व में एक आध बार बाकी प्रधानमंत्रियों ने किया होगा, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से किसी भी देश में जाते हैं वो भारतीय परिधान में रहते हैं। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वो सूट पहन सकते थे, भारतीय जो सूट है पहनते हैं कभी कभी, लेकिन उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपनी भारतीयता को अपने साथ लेके चलते हैं। साथ में 12 वर्षों में इतने, आपने बताया कि विरासत भी और विकास भी, इतने सारे जो संग्रहालय और म्यूजियम्स की स्थापना हुई है, वो हमारे अतीत को सामने ला करके जब पास्ट को प्रेजेंट बना दिया जाए, लेकिन उसका उद्देश्य मात्र इसलिए नहीं है कि उसको हम म्यूजियम बना रहे हैं, वहां पे पर्यटक कितने आ रहे हैं, कितने फुटफॉल हो रहे हैं, कितना व्यापार चल रहा है, दुकानें चलेगी, व्यवसाय चलेगा, ट्रांसपोर्ट चलेगा। तो जो भी कार्य वो करते हैं, क्योंकि वो यदि विरासत है तो उसमें कहीं नहीं कहीं विकास जो छुपा हुआ था उसको उन्होंने उजागर किया है। तो संस्कृत भी एक ही ऐसा ही अंग है। योग की बात की जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वंदे मातरम 150 वर्ष हो गए, जिसको गा करके हजारों हमारे जो पूर्वज हैं भारत के, चाहे वो बच्चे रहे हों, उन्होंने अपनी पूर्णाहुति दे दी, अपना जीवन दे दिया उस संस्कृति को ला करके, और मन जन जन में एक प्रकार से राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना, जिससे कि हम राष्ट्र प्रेम जगेगा तो हम अपने राष्ट्र के प्रति कुछ करने के लिए लालायित होंगे, उत्सुक होंगे, प्रयास करेंगे, और तब वो भी विकास की दिशा में जा रहा है। वो भी एक विकसित भारत जो 2047 के जो स्वप्न है प्रधानमंत्री का। तो आपने उनके परिधान की बात की, उनकी टोपी की बात, हर साल चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर परिधान के पीछे कोई न कोई संदेश है जो विकसित भारत और संस्कृति में रमे समय रहने का जो उद्देश्य है उनका रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय संस्कृति और विरासत में रमे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80वें स्वतंत्रता दिवस पे, जहां उन्होंने अब मात्र 21 साल बचे हैं 2047 के विकसित भारत की इस यात्रा के लिए, ऐसे में जो 7 संकल्प देश के सामने रखे उन्हें पूरा करते हुए भारत आगे बढ़ेगा, साथ ही अपनी विरासत को साथ लिए 80वां स्वतंत्रता दिवस सबके दिलों में बसा रहेगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ आजाद भारत में जब वंदे मातरम को पूरा गाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने उन वीर योद्धाओं को नमन किया जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में सर्वोच्च बलिदान दिया। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणी, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी राष्ट्रपति के साथ उपस्थित रहे।
देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और समस्त देशवासियों को राष्ट्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। प्रिय देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन क्रांतिकारियों, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में नमन, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर करके भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की जंजीरें काटी थी। आज मैं इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि आज देश के लिए जीने की ज़रूरत है और देश के लिए जीने का अर्थ है हम जहां भी है अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये गर्व की बात है कि आजादी के बाद की समस्याओं को एक के बाद एक हल करते हुए देश विकास के मार्ग पर अग्रसर है। हमारे लिए गर्व का विषय है 80 साल से जो आज देश विकास रास्ते पे आगे बढ़ रहे, जो आजाद के समय जितना समस्या थे एक के बाद एक समस्या हल करते हुए आज भारत देश में हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, गांव गरीब लोगों को गरीब से ऊपर उठाने का विषय पर भी हो और भारत का गौरव दुनिया में बढ़ाने के विषय पर भी हो और देश में आतंकवाद को खत्म करना हो, देश में रोजगार बढ़ाने के विषय पर भी हो, इन्वेस्टमेंट लाने के विषय पर भी हो, हर कदम पर हम आगे बढ़ रहे। और देश भर के और रंग भी आपको दिखाएंगे स्वतंत्रता दिवस के, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट्स की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उस जज्बे को सलाम करें जो भारत को आगे बढ़ाता है, दिल में हौसला और आने वाले कल की उम्मीद के साथ। न्यू इंडिया एश्योरेंस आपकी हर यात्रा और हर कल की सुरक्षा के साथ। आप सभी को गौरवमय और आनंदमय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। विरासत से मिली पहचान, आजादी से मिला हौसला, नई सोच से बना नया हिंदुस्तान। ये कहानी है गर्व की, मेड इन इंडिया, बाय इंडियंस, फॉर इंडियंस। मिल्टन सेलिब्रेट्स प्राउडली इंडियन। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है taste of India, taste of India। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आवास पर 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के भव्य आयोजन का दूरदर्शन ने इस बार भी शानदार और अत्याधुनिक तकनीक के साथ सीधा प्रसारण किया। लाल किले की प्राचीर से देश के गौरव और उत्साह से जुड़े हर पल को देश दुनिया तक पहुंचाया गया है। 50 से अधिक कैमरों और 360 डिग्री कवरेज के जरिए समारोह का हर दृश्य दर्शकों तक जीवंत रूप में पहुंचा।
इस खास प्रसारण व्यवस्था को लेकर डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार से खास बातचीत की। हम इस वक्त लाल किले पर हैं और देश मना रहा है स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ और हमारे साथ है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव। आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं दूरदर्शन ने इस बार जबरदस्त तैयारी की है, 50 से ज्यादा कैमरे ताकि आपको मिल सके लाइव कवरेज इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक। पहली बार इतने बृहद तरीके से बड़े पैमाने पर आपने अलग अलग कोने को कवर किया और काफ़ी अच्छी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को आपने लोगों तक पहुंचाया है। मैं धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को कि उन्होंने इस बृहद व्यवस्था को अंजाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2025 में वेव्स के समिट का उद्घाटन किया गया था। अब वर्ष 2027 में पुनः वेव्स होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री का हमेशा यह प्रयास रहा है, उन्होंने हमेशा हमें प्रेरित किया है कि हम वेव्स के तहत जो AVGC सेक्टर क्रिएटिव इकोनॉमी होती है उसमें जो हमारे देश के युवाओं की शक्ति है, खासकर क्रिएटिव इकोनॉमी में और कंटेंट क्रिएशन में, उसको उन्होंने कहा है कि हम कैसे पूरी तरह से उपलब्ध करा सके जनता को। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रिफॉर्म्स का नया फेज शुरू करने वाला है और ये आउट ऑफ कंपल्शन नहीं, आउट ऑफ कन्विक्शन होगा। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने टेक्नोलॉजी को भी रिफॉर्म करें ताकि हम अपनी बात पूरी दुनिया तक तेजी से और जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा गया है कि हम अपने रिफॉर्म के इस उत्सव को और आगे बढ़ाएं। तो ये थे INB सेक्रेटरी जिनका ये मानना है कि आज एक बहुत बड़ा चैलेंज भी दिया है प्रधानमंत्री ने और ये हम सब की जिम्मेदारी भी है कि हम भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आज से ही कमर कस लें। कैमरामैन विमलेश के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज, दिल्ली, लाल किला। और दूरदर्शन कार्यालय में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO गौरव द्विवेदी ने तिरंगा फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में दूरदर्शन और प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारीगण और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरे परिसर में देशभक्ति का उत्साह और स्वतंत्रता दिवस का गौरवपूर्ण माहौल नजर आया। AI के बारे में विस्तार से प्रधानमंत्री जी ने बात की। युवाओं को उस दिशा में ट्रेनिंग करने का भी कार्यक्रम आरंभ किया जाने की उन्होंने घोषणा की। प्रसार भारती में आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में जो भी नवीनतम इनोवेशंस हैं उनको अंगीकार करते आए हैं और AI की दिशा में भी कुछ काम हमने शुरू किया है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। और 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर RSS सरसंचालक मोहन भागवत ने नागपुर में RSS मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अंदर बना चक्र हमें एक धर्म यानी एक समाज की मर्यादा के अंदर अनुशासन में रहकर आगे बढ़ने की सीख देता है। चक्र के आरे इतने सारे हैं, लेकिन वो एक ही केंद्र से बाहर निकल रहे हैं और उस चक्र को उसका भान है, उस समाज को उसका भान है। इसलिए अपने अलग अलग जाने वाले तीक्ष्ण आरों को उसने एक धर्म की मर्यादा के अंदर यानी समाज ठीक चले इसलिए जो पालन करना होता है अनुशासन, उसकी मर्यादा में रखा है। और इसलिए केंद्र में सारी बातों के ये धर्म चक्र हमारे राष्ट्रध्वज पर हमने लिया है। राष्ट्रध्वज का ध्वजोत्तोलन करते समय हम लोग इन सारे प्रतीकों के पीछे जो विचार है उसका चिंतन करें। उस चिंतन के आधार पर जो सार हमको मिलता है वो अपने जीवन में उतारे। RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबेले ने कोलकाता में RSS संघ कार्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया।
और देश भर में आजादी के महापर्व की धूम है। राजधानी से लेकर राज्यों तक स्वतंत्रता दिवस का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। तिरंगे की शान में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने ध्वजारोहण कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। और भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में धूमधाम से मना रहा है। वहीं बस्तर के सुकमा में आजादी के जश्न की तस्वीर कुछ अलग रही। जहां कभी बंदूकें थीं, वहां आज तिरंगा है। जहां कभी संविधान के खिलाफ संघर्ष था, वहां आज राष्ट्रगान गूंजा। सुकमा के पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ स्कूली बच्चों ने भी तिरंगा फहराया और आजादी का जश्न मनाया। ये सिर्फ तिरंगे की तस्वीर नहीं, बस्तर में बदलती तस्वीर और नई आजादी की कहानी है। देखिए डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की सुकमा से ग्राउंड रिपोर्ट। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है, तो दूसरी तरफ बस्तर के पुनर्वास केंद्र में भी आत्मसमर्पण नक्सली स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं पुनर्वास केंद्र में हूं और यहाँ पर आत्मसमर्पण नक्सलियों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर आत्मसमर्पण नक्सली ध्वजारोहण कर रहे हैं। बस्तर वही इलाका है जो कभी नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था। इस इलाके में बम बारूद और गोलियों के नाम से बस्तर को जाना जाता था, लेकिन अब बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस इलाके में कभी बम बारूद के नाम से बस्तर को जाना जाता था, वो इलाका पूरी तरह से बदल चुका है। ये आत्मसमर्पण नक्सली हैं जो यहाँ पर ध्वजारोहण किया है और साफ तौर पे ये पहले कभी संविधान को नहीं मानते थे, ये कभी ध्वजारोहण नहीं करते थे, लेकिन पहली दफा होगा कि इन्होंने यहाँ पर ध्वजारोहण किया। बस्तर के सुकमा जिले के पुनर्वास केंद्र की तस्वीर है जहां पर आत्मसमर्पण नक्सलियों के द्वारा यहां पर ध्वजारोहण किया गया। सबसे सुंदर तस्वीर भारत की है और ये बस्तर की तस्वीर है। देखिए, इनके हाथ में तिरंगा है और राष्ट्रगान गा रहे हैं, भारत माता की जय कह रहे हैं। हम ये कह सकते हैं यही बदलते बस्तर की खूबसूरत तस्वीर है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, सुकमा। और सुकमा के एसपी मयंक गुर्जर ने बताया कि ये पहली बार है जब सुकमा में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। साथ ही सुकमा के 50 गांव में भी आजादी के उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुकमा में पहली बार ऐसा है जो 15 अगस्त का जो उपलक्ष्य हमारा राष्ट्र पर्व है उसको इतनी ज़्यादा हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बाइक रैली से की गई। उसके उपरांत आप देख रहे हैं कि आज पुनर्वास केंद्र में ये वही हमारे जो आत्मसमर्पित माओवादी हैं जो किसी एक समय पे जंगल में घूम के गश्त करते थे और पुलिस के विरुद्ध ही अभियान चलाया जाता था इनके द्वारा। उस पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर जितने भी हमारे आत्मसमर्पित माओवादी थे उन सभी ने संविधान को भी माना है और साथ ही साथ उनके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना है अब वो जागी भी और उनको समझ रहा है कि किस तरीके से उन्हें भ्रमित किया गया था और किस तरीके से उन्हें भ्रम में लेकर उनसे वो सब चीजें करवाई गई। उन्हें आज उस चीज की आत्मग्लानि भी होती है और साथ ही साथ आज जब ये सारे हैं इससे बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और संविधान सर्वोपरि। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं विदेशों में भी भारतीय तिरंगे की शान देखने को मिल रही है। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले के जरिए सूरज की पहली किरण के साथ एक देश से दूसरे देश तक तिरंगा पहुंच रहा है। ढाका, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, न्यूजीलैंड, बीजिंग, फिजी समेत कई देशों में भारतीय दूतावासों और प्रवासी भारतीयों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। ये यात्रा भारत की एकता, गौरव और देशभक्ति का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। और जापान स्थित भारतीय दूतावास में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। दूतावास ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की। दूतावास ने बताया कि ये यात्रा सूर्यपथ तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान के उत्साह को बढ़ाना और भारतीयों को तिरंगे के प्रति गौरव की भावना से जोड़ना है। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत ही रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ हमारा राष्ट्रध्वज यानी कि भारत का राष्ट्रध्वज पूरे मान और सम्मान के साथ फहराया गया। भारतीय दूतावास इस राष्ट्रव्यापी पहल को लगातार आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत तिरंगे को एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक ले जाया जा रहा है। सूर्यपथ तिरंगा यात्रा के जरिए दुनिया भर में मौजूद हर भारतीय को इस अभियान से जुड़ने और देशभक्ति की पावन भावना को
जन जन तक पहुंचाने का एक अटूट संदेश दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के गौरव को प्रदर्शित करने वाली सूर्यपथ तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक सफर पर आगे बढ़ रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जारी ये यात्रा वियतनाम के हनोई पहुंच चुकी। वियतनाम के भारतीय दूतावास में इसके तहत तिरंगा फहराया गया। इस पहल के जरिए दुनिया भर में बसे भारतीयों को तिरंगे के प्रति सम्मान और गर्व की भावना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो देश और दुनिया में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।